तो इस वीडियो में अपन देखेंगे अपना टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक चीज़ देखना आप ध्यान से, और इसका एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, और एक नाम और है इसका, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, ये है अपने समोसे और ये है अपनी कचौड़ी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये हैं समोसे अपने और ये है आपकी कचौड़ी। ठीक है, चलो अगर अब ये हम घर पे हैं, ठीक है, तो मम्मी के पास 1 किलो मैदा सूजी का वो है, पूरा जो डो होता है नहीं, आटा लगता है, वो है। ठीक है, तो अगर मम्मी उसकी कचौड़ी बनाएंगी, अगर मम्मी उसकी उसकी 1 किलो जो डो है उसकी 100 कचौड़ी बन सकती हैं। ठीक है, उसकी 100 कचौड़ी बन सकती हैं। तो देखो सारे के सारे आटे की कचौड़ी बन गई, तो हमारे समोसे कितने बनेंगे? 0। एक भी समोसा नहीं बनेगा, क्योंकि 1 किलो जो हमारे पास आटा लगा हुआ है उसके 100 कचौड़ी बन सकती हैं। ठीक है, उसकी 100 कचौड़ी बन सकती हैं। तो मम्मी ने क्या करा, 100 की 100 कचौड़ी बना ली, तो समोसे अब 0 बनेंगे। ठीक है, फिर मम्मी ने क्या करा कि चलो कचौड़ी अब हम 90 बनाएंगे। तो जब मम्मी ने 90 कचौड़ी बनाई होंगी तो 10 कचौड़ी का आटा बच गया होगा, तो उससे क्या बनाएंगे ये? उससे मम्मी ने बना दिए समोसे, तो उससे 10 समोसे बन गए। ठीक है ना, क्योंकि मम्मी ने 10 कचौड़ी कम कर दी यहाँ पर कि 90 कचौड़ी बनी, तो उसमें से 10 समोसे का आटा बच गया, तो उसका हम समोसे बनाएंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर 70। अब मम्मी ने क्या करा, 20 कचौड़ी और कम कर दी। ठीक है, ओवरऑल कितनी हो गई? 100 थी, अब हम बना रही है मम्मी केवल 70। कितनी बना रही हैं? 70। तो बच्चों यहाँ पर 20 समोसे हमारे बनेंगे अब। ठीक है, फिर मम्मी ने 40 कचौड़ी बनाई, तो यहाँ पर 30 समोसे बन जाएंगे। फिर मम्मी ने क्या करा, फिर मम्मी ने 40 सॉरी हाँ, फिर मम्मी ने क्या करा, 40 कचौड़ी बनाई। तो जब 40 कचौड़ी बनी होंगी तो हमारे समोसे कितने बने होंगे? जब हमारे 40 समोसे बनेंगे तब हमारी कचौड़ी कितनी हो जाएंगी? 0। ठीक है, बात समझ में आई? और यहाँ लिख लो गुड्स, A B C D और E। ठीक है, 100 कचौड़ी बनाई थी तो हमारे 0 समोसे बने थे। फिर मम्मी ने 90 कचौड़ी बनाई तो हमारे 10 समोसे बन गए। फिर मम्मी ने 70 कचौड़ी बनाई तो हमारे 20 समोसे बन गए। फिर मम्मी ने 40 कचौड़ी बनाई तो हमारे 30 समोसे बन गए। फिर मम्मी ने क्या करा, कचौड़ी 0 हो गई हमारी और समोसे हमारे 30 बन गए। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हमारे पास रिसोर्स का मतलब था हमारे पास आटा, ये हमारा रिसोर्स है। तो हमारे पास टोटल 1 kg आटा लगा हुआ था। ठीक है, उसके अपन ने 100 कचौड़ी बनाई, तो समोसे एक भी नहीं बनेगा फिर, क्योंकि सारा का सारा यूज़ हो गया। फिर 90 कचौड़ी बनाई होंगी तो हमारे 10 समोसे का डो बच गया, तो उसके हमने 10 समोसे भी बना दिए।
फिर 70 कचौड़ी बनाई होंगी तो हमारे 20 समोसे बन गए। फिर 40 कचौड़ी बनाई होंगी तो हमारे 30 समोसे बन गए। और 0 कचौड़ी बनाई होंगी तो मतलब हमारे 40 के 40 समोसे बन गए। ये हमने एज्यूम करके एज अ एजम्पशन डेटा माना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। एग्जाम में पूछे तो आप बता देना। इसके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो, व्हीट हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब बच्चों इस डेटा को अपन प्लॉट करेंगे। इस डेटा की हम करेंगे प्लॉटिंग। ठीक है, स्केल कहाँ? चलो तो अब इस डेटा की अपन प्लॉटिंग देखते हैं। अब देखो इसका अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका। यहाँ से एक लाइन खींची और फिर यहाँ से खींच लो। अब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर इसके मेज़रमेंट कर दो। 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो उतना ले लेना। मैं एक एक कर ही लेता हूँ। टोटल को आती होगी तुमको यार 2 और ये 1। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ प्लॉट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, कम पड़ गया स्पेस। चलो 2 सेंटीमीटर और खींच लेते हैं ऐसे। आप ऐसा मत करना, आप एकदम बड़ी लाइन खींचना। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मेरे को खींचनी पड़ी है। ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 100। ठीक है, वैसे नीचे कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो ये हमने इसका डेटा लिख लिया पूरा अपने एक ग्राफ पर। अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ लिख लो कचौड़ी, कुछ भी हो सकता है इसमें, व्हीट हो, एप्पल हो, कुछ भी हो सकता है। और ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ लिख लेना आप समोसे। ठीक है, चलो 100 कचौड़ी, 100 कचौड़ी दे रही। ठीक है, जब 100 कचौड़ी बननी है तो समोसे कितने बनने हैं? 0, 0। और एक चीज़ और देखना, ये होती है हमारी वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखना, जब हमारी 100 कचौड़ी बन रही है तो हमारे समोसे कितने बनने हैं? 0 बनने हैं, तो बस 100। ठीक है, जब हमारी 0 कचौड़ी 0 समोसे बन रहे हैं तो हमारी कचौड़ी कितनी है उस टाइम पे? 100। अब देखो आगे क्या है, 90 और 10। 90 कचौड़ी कहाँ बन रही है? ये, और 10 समोसे, तो इसको ले लो इधर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,90। यहाँ लिख लो 10,90। फिर नेक्स्ट 70,20। 70 कचौड़ी 20 समोसे, तो इधर लिख लो 20,70। फिर देखो 30,40। ठीक है, 30 समोसे और आपकी ये 40, 30,40 और ये हो गया आपका 40,0। ठीक है, चलो अब इसको बच्चों आप ऐसे ही एकदम हैंड फ्री एक लाइन ऐसी खींच देना। ठीक है, थोड़ी सी हिल गई है।
इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो हमारा कर्व बन के आया है, और इसको हाथ से ही बनाना है, हैंड फ्री बनाना है, इसको किसी का यूज़ मत करना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली देखो ऐसे बनता है, ये और ये इस शेप में बनता है, ठीक है। ठीक है, ये भी। अब देखो ध्यान से, अब ये जो लाइन पर है ना, सारे पॉइंट्स लाइन पर हैं, जैसे कि 30,40 है, 40,0 है, 20,70 है, 10,90 है और 0,100 है, ठीक है। तो बच्चों इस कंडीशन को हम बोलते हैं फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया है, ठीक है। तो इसके आगे लिख लो, क्या लिखना है हमको? फुलर एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो कंडीशन है इस पे। अब देखो, अब बाई चांस अगर मान लो कोई पॉइंट अंदर आ रहा हो इसके, जैसे कोई पॉइंट यहाँ आ रहा हो, कोई पॉइंट यहाँ आ रहा हो, ठीक है, 10,30 हो या 20,30 हो, जो भी हो, तो बच्चों इन पॉइंट्स को बोला जाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर लाइन पर आ रहे हैं पॉइंट सारे, तो मतलब अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ का यूज़ किया है। जो 1 किलो आटा था वो हमने पूरा का पूरा यूज़ किया है अच्छे से। अगर लाइन के अंदर पॉइंट आ रहे हैं, पीपीसी की जो कर्व है उसके अंदर अगर पॉइंट आ रहे हैं, तो मतलब हमने अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है। हमने अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो देखो क्या डेफिनेशन होती है, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप भी लिखो साथ में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows different combination of two goods which can be produced within the given resources। इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये हमें दिखा रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, विच कैन बी प्रोड्यूस, उनको हम बना सकते हैं जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। चलो अगर 1 नंबर में आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है 1 नंबर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आया तो उसके साथ साथ बच्चों आपको एजम्पशन भी लिखनी है। क्या लिखनी है? एजम्पशंस। और ध्यान रखना कि ये पूरी इकोनॉमिक्स हमारी एजम्पशन पे चलती है, अनुमानों पे चलती है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर गिवन, हमको रिसोर्स दिया हुआ है, हमारे पास 1 किलो आटा है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, गिवन resources are fully and efficiently utilized। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब जो रिसोर्सेज है उसका अच्छी तरह से और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 kg आटा है तो उसको पूरे का यूज़ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ½ किलो आटे के बनाए, आधा हमने डस्टबिन में डाल दिया, तो वो हमने अंडर यूटिलाइजेशन कर दिया है,
ठीक है। तो जो हमारे गिवन रिसोर्सेज है हमारे पास, उसका हमें अच्छी तरह से और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो ये कितनी पागल बनाने वाली बातें हैं, एक साल में टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, लेकिन ये अजम्पशन पे है तो हमको लिखनी है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ लिखो, the resources are not equally efficient। अब इस पॉइंट का मतलब समझना, ठीक है। ऐसा क्या मतलब, मान लो कोई वर्कर है, तो वो जो वर्कर अंकल हैं हमारे, वो पिछले 15 सालों से एक ही काम कर रहे हैं, जूते की सोल या जूता प्रिपेयर करने का। वो एक ही साल से, वो 15 सालों से शूज़ को प्रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से उनसे बोल दिया जाए, उनको हम ये वाला काम हटा के कोई सैंडल्स का काम कराएं, कोई सैंडल्स का काम कराएं, तो वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यही मतलब है द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है। वो हर काम को नहीं कर सकते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन शूज़ में तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट है हमारा। तो देखो पहले डेफिनेशन हो गई, फिर एजम्पशन हमने पढ़ ली क्या क्या होते हैं, फिर हमने यहाँ पर क्या देखा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। और इसके नीचे क्या देखा हमने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसके अंदर हमने क्या देखा, जो कर्व है उसका मतलब क्या है, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर कोई पॉइंट्स अंदर आते हैं बाई चांस, तो उनको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक पीपीसी।